when an analyst analyze the financial statement। कह रहे भाई मान लीजिए कि कोई एनालिस्ट है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं बैठ के, किसी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, ओवर अ नंबर ऑफ ईयर। अब देखिए कोई भी डाटा है, जो बैलेंस शीट होती है, आपने देखा होगा जैसे 2010 और 2011 का दो डाटा होता है हमेशा। अब एक कंपनी में एक बंदा बैठ के दोनों साल के डाटा को चेक कर रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रॉफिट लॉस कैसा है, और उससे पहले साल का भी कुछ प्रॉफिट लॉस निकाल के बैठ गया, वो 2010 का भी बैठ गया, 2009 का लेके बैठा हुआ है। इसी तरीके से बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज भी देख रहा है वो। तो ये भी एक तरीके से एनालाइज करना, जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड को हम 9 से 8 से 6 से ऐसे कंपेयर करना स्टार्ट कर दो। एक कंपैरिजन ये है कि हम अपने अपने डाटा से कंपेयर करते हैं, अपने प्रीवियस डाटा को अपने आप से कंपेयर करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई हमारी कंपनी का नाम मान लेते हैं एक्स लिमिटेड है, और वाई लिमिटेड भी जो है सेम इंडस्ट्री में, दोनों जो है सेम ही इंडस्ट्री में, दोनों भाई सब चक्की का आटा ही बेच रहे हैं दोनों के दोनों। तो हमारी ये कंपनी है तो हमने दूसरे कंपनी से कंपेयर किया, तो एक कंपैरिजन ये भी होता है। समझ में आई बात? तो हमारे पास ना ये दो टाइप के कंपैरिजन हैं। मेरे पास अभी शायद पीडीएफ नहीं पड़ा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसी के साथ साथ आप दो बातें समझते हुए चलना, ठीक है? लिखो ज़रा, रफ में ही लिख लो, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्यों अभी कुछ पूछा गया कल को कुछ और पूछा जाए। एक हमारे पास जो है बेटा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, ठीक है बेटा। इसी का दूसरा नाम जो है वो डायनामिक है। क्या नाम है? डायनामिक एनालिसिस, ठीक है जी। ये क्या करता है, ये जो एनालाइज करते हैं ना वो 2 or more years, 2 और लिख लेना, 2 or more year फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या 2 or more year अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसे एनालाइज कर रहा होता है बेटा, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो बैठ के हो सकता है कोई कंपनी में चेक करना चाह रहे हैं कि भाई पिछले साल का सेल कैसा था, इस साल का सेल कैसा है। तो 2 साल या 2 से ज़्यादा सालों की ज़रूरत है, लेकिन ये किसी और के डाटा की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, विद इन द कंपनी, अपनी ही कंपनी की डाटा को हम एनालाइज कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। दूसरा लिखिए बेटा, लिखिए वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है जी। वर्टिकल एनालिसिस को हम लोग स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं, स्टैटिक एनालिसिस। अच्छा सर, अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें हमें सिर्फ 1 पीरियड का डाटा चाहिए, 1 ईयर स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें चाहिए होता है बस। सिर्फ 1 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें चाहिए होता है। सर इसका कोई एग्जांपल दें आप। इसका एग्जांपल है, जैसे आप देखो ना बेटा, आप लोग निकालते ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हो ना, तो उसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट को किससे कंपेयर करते हो? नेट सेल से, सीओजीएस से नहीं, किससे? ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल से कंपेयर करते हैं। तो आप ये जब एनालाइज करने बैठेंगे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, तो आपको एक ही साल का डाटा चाहिए ना, और एक ही साल के डाटा के दो इन्फॉर्मेशन को आप कंपेयर करके उससे कुछ एनालाइज कर रहे होंगे आप। ऐसे आप नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, आप करंट सॉरी वर्किंग कैपिटल मालूम करते हैं, आप करंट रेशियो मालूम करते हैं। तो ये डाटा क्या, तो करंट एसेट्स इस साल का, करंट लायबिलिटी किसी और साल का, इस ऐसा होता है क्या?
नहीं होता ना, सेम ईयर का। तो स्टैटिक एनालिसिस उसी को कहते हैं जो रेशियो एनालिसिस सेम ईयर का कर रहे हैं आप। फिर अपना रेशियो निकाल के पिछले साल के रेशियो से अगर कंपेयर करने लग जाएं तो उसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल एनालिसिस कहेंगे हम लोग। बस समझ में आ गई। चलिए जी, तो ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन में था। अब बताइए सर, इसमें कौन सा आपका आंसर यहाँ पे सुटेबल है, सोच के बताना। बोलिए सर। हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम क्या था, डायनेमिक। और ये स्टैटिक किसका नाम है, वर्टिकल। एक्सटर्नल तो कुछ है ही नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है अभी। आगे बढ़ जाएं अब। तो बताइए क्या आंसर आएगा बेटा इसमें। यहाँ लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, एक साल से ज़्यादा का डेटा लेके हम लोग बैठते हैं और उसे बैठ के चेक कर रहे होते हैं। तो कौन सा आंसर है बेटा, सी। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई बात। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लिक्विड रेशियो। कह रहे जी लिक्विड रेशियो ना हमारा बढ़ रहा है। आपको याद दिला देता हूँ लिक्विड रेशियो क्या होता था बेटा। लिक्विड रेशियो होता था लिक्विड एसेट्स अपॉन, आप इसको भी ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि लिक्विड एसेट जो है ना वो 100 रुपये का है और करंट लाइबिलिटी 50 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2:1। अब बताइए रेशियो कब बढ़ेगा। दो रीजन होने चाहिए। एक तो सर मान लीजिए यहाँ से 10 रुपये मैंने कम कर दिए, अगर मैं यहाँ पे 10 रुपये कम कर दूंगा तो रेशियो बढ़ जाएगा सर। कैसे बढ़ जाएगा, ऊपर 100 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 40, और डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 2.5:1। तो यानी करंट लाइबिलिटी कम होगी तो रेशियो बढ़ेगा सर। सर कोई दूसरा एग्जाम्पल बताइए बेटा। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर करंट एसेट्स में मैंने 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये कुछ भी जोड़ दिया तो फिर से रेशियो बढ़ जाएगा। समझ में आई बात कैसे, ये 110 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा, और इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा बोलो, ये आएगा 2.2:1। तो भाई लिक्विड रेशियो कब बढ़ेगा, या क्या बढ़ जाए बोलो, करंट लाइबिलिटी, ये नालायक, लिक्विड एसेट्स बढ़े या फिर क्या कम हो जाए, करंट लाइबिलिटी कुछ इस तरीके से कम हो। और भी सिचुएशन है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। कह रहे जी आप बताइए रिजल्ट बढ़ रहा है लिक्विड रेशियो का, तो हमारे दिमाग में जाएगा ये तो कोई लिक्विड एसेट्स हमारा बढ़ेगा या फिर हमारी करंट लाइबिलिटी क्या होगी। तो इसमें से कह रहे कौन सा एग्जाम्पल फिट बैठेगा उसमें। तो एक एक एग्जाम्पल को एनालाइज करते। सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। कह रहे जी कॉस्ट प्राइस पे स्टॉक बेच दिया। बेटा जब स्टॉक बेचेंगे तो आपका स्टॉक क्या होगा, कम होगा और कैश आएगा, हाँ या ना बोलो। स्टॉक क्या होता है बेटा, करंट एसेट्स होता है। क्या ये लिक्विड एसेट्स है, ये लिक्विड एसेट्स नहीं है, लेकिन कैश क्या है, लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स है तो मैंने क्या बोला था कि लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्या इससे किसी करंट लाइबिलिटी पे इफेक्ट आया, तो बेटा इधर ध्यान दो, बोलो करंट लाइबिलिटी पे इफेक्ट आया नहीं, किस पे इफेक्ट आ रहा है सिर्फ, तो लिक्विड एसेट्स इसमें प्लस हो रहा है। इस सिचुएशन में लिक्विड एसेट्स क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। बताओ रेशियो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर, लेकिन फिर भी दूसरा भी चेक कर लेते हैं एक बार को। ठीक है जी, दूसरा जब चेक करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है जी, सेल ऑफ स्टॉक एट, कि भाई हमने सामान तो बेचा है लेकिन किस पे बेचा है, लॉस पे बेचा है। समझ में आई बात, किस पे बेचा है। तो बताओ स्टॉक का क्या होगा, इस बार भी स्टॉक मेरा कम होगा, हाँ या ना। और कैश बताओ, कैश बताओ, कैश तो फिर से बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और साथ में हमें क्या आएगा बेटा, एक तरीके का लॉस भी आएगा। अब ये लॉस तो कैपिटल का पार्ट होता है, यहाँ का पार्ट तो होता ही नहीं है। तो अब मुझे बताइए यहाँ से किस पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम स्टॉक को लॉस पे बेचेंगे तो लिक्विड एसेट्स में चेंज है या नहीं है, पहले आपको ये बताना है। सोच के बताइए, 2 मिनट लीजिए। और यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है बेटा। अगर प्रॉफिट में बेचेंगे तो क्या होगा, जैसे ये 10 की चीज़ कम होगी तो ये 11 रुपये आएगा प्रॉफिट में। लॉस पे बेचेंगे तो स्टॉक मेरा कितना कम होगा, 10 का कम होगा, तो कैश कितना आएगा बेटा, 9 रुपये आएगा। क्या लॉस में हमारा कोई लिक्विड एसेट्स कम होता है क्या, सोच के बताओ। क्या क्या हमारा लिक्विड एसेट्स कम होगा। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट बेच जाए तो बेटा इन्वेस्टमेंट तो नॉन करंट एसेट्स था, क्या था, नॉन करंट एसेट्स था। तो अब कहानी में क्या है, देखो अब कहानी को समझो, सारे सिचुएशन समझ गए। आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है सर आंसर तो ये भी सही है, आंसर तो ये भी, क्योंकि पैसा तो यहाँ भी आ रहा है सर,
सर पैसा तो यहाँ भी आ रहा है सर, प्रॉफिट भी बेचेंगे तो। सर इन्वेस्टमेंट बेचेगा, नॉन करंट एसेट्स कम हो जाएगा, लेकिन कैश तो फिर सर यहाँ पे भी आएगा। आ रहा है ना? तो मेरे हिसाब से तो सारा सही है, बस इस कहानी में एक बात और है। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? रीजन एनालाइज करना समझ में आ गया? ठीक है जी। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन ने कहा कि लिक्विड रेशियो बढ़नी चाहिए, इनमें से कोई ऐसी सिचुएशन बताइए, लेकिन करंट रेशियो पे कोई फर्क, यानी करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब बताइए, इसकी वजह से एक स्टॉक आपका क्या होगा? कम होगा। तो करंट एसेट्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? इसने बोला कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो गया सर। क्लियर है? यहां कैश तो आ रहा है, वो बढ़ तो रहा है लिक्विड एसेट्स, लेकिन स्टॉक चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से किस पे फर्क पड़ रहा है? अब बताओ, इसमें भी क्या फर्क पड़ेगा जी? इसमें भी तो सर स्टॉक क्या होगा बोलो? कम होगा, और कैश क्या होगा? तो करंट रेशियो में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। इसमें भी करंट रेशियो में चेंज आएगा। क्या इसमें आएगा करंट रेशियो में चेंज? इसमें बताओ फर्क किसका है? सोच के बताओ, पहले बताओ। क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? जाके देखना यार, कौन है ये? डरा रहा है या हंस रहा है? बोल, एक बार डरा देना बस, मेरा नाम ले लेना। बताइए बेटा। मैंने एग्जांपल लिया, पहले वाले में एग्जांपल लिया कि स्टॉक मेरा कितने का है बेटा? 10,000 का। कैश भी कितना आया? मुझे ध्यान से बताना, क्या इससे लिक्विड रेशियो बढ़ेगा या घटेगा? इसकी वजह से बढ़ेगा, और सिर्फ इसकी वजह से करंट रेशियो चेंज हो जाएगा। लेकिन करंट रेशियो में क्या आता है बेटा? करंट रेशियो फॉर्मूला याद है क्या आता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में सिर्फ यही चेंज होगा या कैश भी आता है? तो बेटा जितने का स्टॉक कम होगा, उतने का ही कैश क्या होगा? प्लस होगा। तो बताओ रेशियो पे क्या फर्क पड़ा? नहीं हुआ। यही रीजन है, चेंज नहीं हुआ। आपको सिर्फ एक आइटम नहीं देखना है, आपको क्या करना है? दोनों पे ध्यान देना है कि इन दोनों की वजह से सेम क्वेश्चन में अगर दोनों चीजें रहती हैं तो रेशियो पे, किस रेशियो पे फर्क पड़ रहा है? सर ये प्रॉफिट और लॉस में क्यों नहीं हो रहा? लॉस वाला भी फिट बैठेगा? नहीं बेटा, लॉस वाला फिट नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि स्टॉक आपका 10,000 का था और आपने बेचा कितने का है? 9,000 रुपये का बेचा, 9 आया। तो आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को भी थोड़ा सा चेक कर लो। तो करंट एसेट्स आपका 10,000 कम हो गया, और कैश कितना आया बेटा? तो बताओ वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं पहले वाले से? तो जैसे वैल्यू चेंज होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। तो एक बार हमने क्या करा, लिक्विड रेशियो चेक करा सब में, किस किस से फर्क पड़ रहा था। तो लिक्विड रेशियो जो है इस क्वेश्चन में हर एक ट्रांजेक्शन की वजह से लिक्विड रेशियो बढ़ रहा है, हर एक ट्रांजेक्शन की वजह से। ठीक है जी। और करंट एसेट्स की अगर बात करी जाए तो करंट एसेट जो है इसमें चेंज हो रहा है, इसमें भी क्या होगा? चेंज होगा। इसमें भी क्या होगा बेटा? चेंज होगा। लेकिन इसमें करंट एसेट जो है वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा, तो करंट रेशियो सेम टू सेम रहेगा। कोई डाउट है तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। क्लियर है सभी को? चलिए जी, फर्स्ट क्लियर है ना ये? आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज ऑन 31 फरवरी है। क्या है ये? ऐसा तो नहीं हो सकता था ये। मार्च है? कहाँ लिखा हुआ? 1 अप्रैल लिखा हुआ, तो ये मार्च होगा। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन बर्तन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज अवेलेबल। नेट प्रॉफिट रेशियो इनका 40% है, ऑपरेटिंग रेशियो इनका 50% है बेटा। ऑन 1 अप्रैल 2024 it was came to notice that accountant had omitted recording the interest received on investment। कह रहे जी देखो, इन्होंने रेशियो वेशियो तो निकाल लिया, बाद में इनको पता चला कि अरे यार मैंने ना इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट लिखना भूल गए थे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी, कहाँ पे लिखते हैं बेटा? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम में। आपको अगर स्टेटमेंट याद हो, नहीं याद होगा वैसे तो, नारे नहीं याद, कैसे याद हो जाएगा? मैं याद दिला देता हूँ आपको, प्रॉफिटेबिलिटी वाला। चलो मैं यहीं पे समझा दूँ आपको। देखो बेटा,
बेटा ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये इनकम तो है, इनकम में आएगा, लेकिन कौन से इनकम में आएगा? ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आता है। किस में आता है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैंने आपको एक स्टेटमेंट सिखाया था, मैं वापस से बोलता हूँ आपको। हमने सीखा था भाई नेट सेल्स माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू का ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में हमने माइनस किया था क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो क्या आ गया था हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर हमने उसमें से माइनस किया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस किया था नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, तो उसके बाद आया था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तब तो याद करवा के ही भेजे थे मैंने, और बगैर सुने तो भेजा ही नहीं था। अब तो ऐसा लग रहा पता नहीं पढ़ा भी था कि नहीं आप लोगों ने, नहीं। चलो गुड। तो अब इसकी वजह से हमें किस पे फर्क पड़ रहा है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम पे फर्क पड़ रहा है सर। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की वजह से क्या होगा? नेट प्रॉफिट किस कब निकलता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद निकलता है, यानी सारी इनकम पे चेंज आता है। तो क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे कोई चेंज आएगा? नहीं सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन किस पे चेंज आएगा? नेट प्रॉफिट रेशियो पे चेंज आ जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि द रिक्वायर्ड रेक्टिफिकेशन वाज डन विल बी विद इफेक्ट ऑन द सेम नेट प्रॉफिट ऑन ऑपरेटिंग रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताइए सर, क्या था? नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला याद हो जाए इसी के साथ, बोलो जरा, बोलो। नेट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है? आफ्टर टैक्स होता है, बिफोर टैक्स होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाई 100, ये था। ठीक है जी। और दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताइए तो सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू का 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का दूसरा फॉर्मूला बता सकते हैं आप? हाँ जी बेटा, मैंने सिखाया था, देखो इधर सबको याद था या बिना याद किए तो मैंने भेजा ही नहीं था यहाँ से। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू का कितना परसेंट होता था? 100%। तो इसमें बताया था कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे? 100 माइनस का ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये भी एक फॉर्मूला है इसका ऑपरेटिंग रेशियो का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। खैर अब सवाल यहाँ पे ये है, ये फॉर्मूले याद आ गए इसकी वजह से। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा किस पे फर्क पड़ेगा? सर नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट में सारी इनकम ऐड होती है, तो उसमें जैसे चेंज आएगा तो नेट प्रॉफिट में चेंज आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये नहीं आता है, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो बताइए कौन सा है भाई? सबसे पहले देखिए, नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल हैव नो चेंज, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? चलिए, while computing the cash from operating activities which of the following items will be added to the net profit? सवाल क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का फॉर्मेट याद है थोड़ा बहुत? ये था कैश फ्लो हमारा, यहाँ से स्टार्ट होता था बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। इसमें डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल, ये सब चीज़ें हम लोग ऐड करते थे। किसी टाइप की कोई इनकम होती थी तो माइनस करते थे। डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हम माइनस प्लस कर रहे थे, और करंट लाइबिलिटी को हम लोग क्या करते थे बेटा? प्लस। और यहाँ पे करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो जाए, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? माइनस। तो क्वेश्चन ने बताया कि जी आपको ना यही बताना है कि इनमें से कौन सा प्लस माइनस हो रहा है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब हमने देखा डिक्रीज इन वैल्यू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या था सर मेरे लिए? इन्वेंट्री तो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। सोचो डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होता है या माइनस? भाई यहाँ पे कैश फ्लो में डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो सवाल आपसे क्या पूछा गया है भाई? क्या ऐड होगा? तो मुझे तो यही दिख गया पहले वाले। दूसरा देख लेते हैं, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो है वो तो फाइनेंसिंग का पार्ट है। अगर शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो कहाँ जाएगा? फाइनेंस में जाएगा। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं बेटा? करंट एसेट्स बढ़ रहा हो तो कहाँ जाएगा? करंट एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो ये तो सर माइनस होना है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग किसे कहते हैं सर? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ जाती है? ऐड होते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपका ऐड होने वाला है। तो ऐड होने वाली चीज़ें कितनी आ गई सर आपकी? दो आ गई। एक आ गया फर्स्ट वाला, दूसरा आ गया फोर्थ वाला। कौन सा आंसर है बोलो? कौन सा है? डी है। बेटा सब भूल गए आप लोग, बताओ। कैश फ्लो में भी ऐसे तमाशे देख रहे हैं, रेशियो के स्टेटमेंट तक याद करवाई थी मैंने।
मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा उसी में आप लोग रुके होंगे जिसने फॉर्मूला याद करवाया था। खैर कोई बात नहीं, आज निकलने नहीं दूंगा मैं यहाँ से, बगैर सारे फॉर्मूले सुने जाने नहीं दूंगा, क्योंकि नालायकों की तरह बैठे हुए हो, एक फॉर्मूले तक सारे के सारे फॉर्मूले भूल के बैठे हुए हो, कैश फ्लो का स्टेटमेंट याद नहीं। जो याद करा था वो तो याद रखो कम से कम। घर पे खोल के तो गर्दन ऐसे हिला रहे हैं जैसे सारा याद कर लेंगे, यूं यूं करके कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट है? आइए जी पढ़ लेते हैं जरा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन shares are excluded from the cash equivalent unless they are in the substance cash equivalent। ये क्या था भाई, खतरनाक ना। अभी बात करें, अभी समझ में आने लगेगा आपको, रुको। कह रहा जी शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच कैन बी रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश आर नॉट ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे सवाल मुझे लग रहा है ये कैश इक्विवेलेंट से। देखो जब करेक्ट की बात करते हैं ना या फॉल्स की बात करें तो आपको सारा स्टेटमेंट पढ़ना है। उन्होंने क्वेश्चन तो पूछा नहीं कि ये बताओ, तो आप जब तक सारा पढ़ेगी नहीं तो आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि किस बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए इसने बोला कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट कहते थे, तो कैश फ्लो के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते थे, किसी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं लेते थे उसे, एंड में हम लोग ऐड करते थे उसे। तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैरेक्ट भी कन्वर्टेड इनटू कैश, जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसे तो बेटा कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो ये तो मेरे हिसाब से क्या है? फॉल्स है सर। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है, मान लो बैंक है, कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज है जिसका काम है किसी को कर्ज देना, किसी से कर्ज लेना, इस टाइप का उसका काम है। इंटरेस्ट रिसीव, उसे इंटरेस्ट मिला, इस इंटरेस्ट को और डिविडेंड भी मिला है उसे, इंटरेस्ट भी मिला और क्या मिला है? डिविडेंड मिला है। तो इसे आप इन्वेस्टमेंट मानेंगे और डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड को आप ऑपरेटिंग मानेंगे। क्या करेंगे आप बेटा? देखो कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है तो वैसे नॉर्मल पहले बात करते हैं जनरल ट्रेडर का। जनरल ट्रेडर में क्या होता है कि कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो हम उसे इनकम में से माइनस करते थे ऑपरेटिंग में। क्यों? क्योंकि अगर कोई रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, ऑपरेटिंग का नहीं। ऑपरेटिंग में सिर्फ हम लोग सेल्स को मानते हैं। लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम लोग ट्रेडर्स की, नॉर्मल जनरल ट्रेडर। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जिसका काम ही है लोन देना, तो ऑब्वियस सी बात है लोन पे इंटरेस्ट मिलना उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। लोन पे इंटरेस्ट मिलना क्या है उसके लिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे यही बोला कि अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है तो इंटरेस्ट रिसीव क्या आएगा बेटा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है। डिविडेंड क्या होगा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है ये सब, क्योंकि इनका काम है पैसे ले या बैंक में डाले, उसके बाद इसको इन्वेस्ट करा, उससे पैसे कमाएंगे, फिर इसका इंटरेस्ट दूसरे को भी देंगे। तो इन्होंने इन्वेस्टिंग में लिख रखा है सर, ये तो गलत कर रखा है, इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट उनके लिए है जो नॉर्मल बंदे हैं, नॉर्मल एंटरप्राइज है, जो ट्रेडिंग का काम कर रहे थे। वेल डिविडेंड पेड, अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं तो डिविडेंड तो कोई भी पे कर रहा हो। आप शेयर्स कैपिटल के ऊपर डिविडेंड देते हैं किसी को, यानी आपने किसी से कर्ज लिया था, तो ये जो है डिविडेंड पे करना आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है बेटा। तो इन्होंने ये भी गलत बताया, तो ये तो फॉल्स है, ये भी फॉल्स है सर। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का प्रोविजन शुड बी क्लासिफाइड एज एन आउट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिल्कुल भी नहीं सर। करंट ईयर का प्रोविजन हम लोग ऐड करते थे, याद दिलाता हूं मैं आपको, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स में जाके करंट ईयर का प्रोविजन क्या करते थे? ऐड करते थे। क्यों? क्योंकि ये आउटफ्लो नहीं है। हाँ, लास्ट में कैश फ्लो में से हम लोग माइनस करते थे टैक्स पेड, और ये टैक्स पेड क्या होता था? ये प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर वाला। तो आउटफ्लो हम प्रोविजन फॉर टैक्स अगर दो हैं, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, तो किसको आउटफ्लो मानेंगे? हम मानेंगे प्रीवियस ईयर को आउटफ्लो मानते हैं, करंट ईयर को आउटफ्लो नहीं मानते। तो क्वेश्चन ने ये बताया कि जो इस साल का है उसे हम आउटफ्लो मानते। तो सर ये भी फॉल्स है। बताओ करेक्ट कौन सा है? ए है ट्रू। क्यों सर? कह रहे जी इन्वेस्टमेंट, अगर शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया,
दो टाइप के इन्वेस्टमेंट थे, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं जो रेडी टू यूज है, रेडी टू कन्वर्टेबल इनटू कैश है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होगा, यही चीज बात बताई इन्होंने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक ये बता ना दे कि ये कैश इक्विवेलेंट है खुद में। समझ में आ गई बात? तो पहला वाला जो है बेटा आपका ये ट्रू है। क्वेश्चन के आगे नहीं नहीं, ये बाकी चीजें ठीक है, ये ट्रू है अगर यहाँ तक की बात ना करी जाए तो, ठीक है कोई मसला नहीं है। तो आ जाओ। फर्स्ट स्टेटमेंट, श्री लिमिटेड वॉज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ पैकेजिंग इन दिल्ली। कह रहे जी श्री लिमिटेड वॉज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का ये बिजनेस कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं गुड प्रॉफिट्स इन द पास्ट ईयर्स। ध्यान से सुनना बेटा, पिछले कुछ सालों से ये अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और इससे प्रॉफिट हो रहा है। द कंपनी वांटेड टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस, कंपनी क्या चाहती है कि बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, एंड रिक्वायर्ड एडिशनल फंड, और उन्हें अलग से पैसों की ज़रूरत है। टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट के लिए इनको पैसे की ज़रूरत थी, तो इन्होंने क्या करा बेटा, ध्यान से देखना, इन्होंने इक्विटी शेयर्स 30 लाख रुपए के इशू कर दिए। समझ गए इतनी बात? इक्विटी शेयर क्या हुआ यहाँ पे, इशू हुआ। फिर इन्होंने पैसे आ गए तो इन्होंने मशीन खरीद ली है, कितने की, 20 लाख की मशीन खरीदी। उसके बाद ड्यूरिंग द करंट ईयर नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इस साल का प्रॉफिट कितने का है, 15 लाख। कह रहे जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का ये कैश फ्लो बता रहे हैं आपको खुद से। कह रहा जी ऑपरेटिंग का कैश फ्लो है 15 लाख, इन्वेस्टिंग का है माइनस में 20 लाख, और फाइनेंसिंग का है 30 लाख। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे करेक्ट है देखो ना, अभी इन्होंने शेयर इशू किए थे कितने के बेटा, इसे बताओ फाइनेंसिंग में डालोगे, इन्वेस्टिंग में या ऑपरेटिंग में? तो फाइनेंसिंग प्लस 30 लाख आएगा ना फाइनेंसिंग का, तो इन्होंने 30 लाख दिया है। फिर इन्होंने कंप्यूटराइज मशीन खरीद ली थी, मशीन खरीदना क्या इन्वेस्टिंग है, तो इन्वेस्टिंग माइनस में, आउटफ्लो ऑफ कैश है। और नेट प्रॉफिट इनका कितने का हुआ था, 15 लाख, तो ये ऑपरेटिंग है, तो ये वाला तो ट्रू है सर, ये क्या है, ट्रू। और आगे आइए, द पेटेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड, पेटेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख 2021-22 तो 3,50,000 इन 2022 और 23। ठीक है जी। कह रहे पेटेंट्स आप जानते हैं इंटेंजिबल एसेट्स होता है, इंटेंजिबल एसेट्स बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में आता है। तो इन्होंने बताया पिछले साल इंटेंजिबल एसेट्स कितने का था, अभी इंटेंजिबल एसेट्स कितने का है, 3,50,000। इट विल बी टेकन परचेज ऑफ पेटेंट्स 50,000। क्या ये बात सही है? इसे परचेज मानेंगे, सेल मानेंगे, क्या मानेंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो परचेजेस मानते हैं, ठीक है जी। और इसको इन्होंने बताया इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे, बिल्कुल सही। तो ये वाला भी स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, तो चेक कर लो किस में दोनों ट्रू है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ए आ गया जी इसका। समझ में आ गई बात? चलो जी 31 खुद से देखो, 31 हेड और सब हेड का क्वेश्चन है बेटा। Find the head and subhead under which of the following item will appear in the balance sheet of a company as per Schedule 3 Part 1 Companies Act 2013। कह रहे जी हेड और सब हेड बताने हैं आपने, तो ऊपर ऊपर बता देता हूँ, बाकी इसका देख लेंगे हम लोग, कोई मसला नहीं। बताओ जी फर्नीचर फिक्सचर्स किस में आता है, किस में? पहले हेड बताओ ना, मेन हेड कौन सा है, नॉन करंट एसेट्स, और उसमें आता है पीपीई में, है ना। एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर द कंस्ट्रक्शन, ये तो मैं डायरेक्ट आइए जी। तो यहीं पे आपको मैं बता दूं, वैसे भी याद होने चाहिए थे, नहीं याद है तो चला लो काम। हाँ बोलो, चलिए जी। फर्नीचर फिक्सचर्स आपका नॉन करंट एसेट्स का पार्ट था। एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ बिल्डिंग अंडर द कंस्ट्रक्शन, ध्यान से समझना, आपने क्या करा कि कोई बिल्डिंग आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को आपने पैसे दिए, ठीक है जी। तो बिल्डिंग जो है आपका नॉन करंट एसेट से, अगर उसके चक्कर में आप किसी को एडवांस दे रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म
ड्यूरेशन का काम है, तो ये भी आपका किस में, नॉन करंट एसेट्स में, किस में जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस में। एक्रूड इनकम तो आपका करंट एसेट्स होता है बेटा। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। एम्प्लॉयज अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, तो नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और ये भी हमारे प्रोविजन का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता कि एम्प्लॉयज अर्न लीव ऑन इन एम्प्लॉयज अर्न लीव इनकैशमेंट वाला है, रिटायरमेंट के टाइम पे है, तो बेटा वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता, और ये इनकैशबल मतलब कभी भी कैश करवा सकते हो, तो ये किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होता तो किस में आता, लॉन्ग टर्म होता। ये समझ में आ गई बात। अच्छा जी, आइए साहब नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है 32, इसे बनाने की कोशिश करो खुद से है, ये तो आपको आता है, पहले एक बार खुद से बनाओ। कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन है, बना के दिया हुआ, बस देखो क्या क्या मिसिंग है। तो ये तुमने कर लिया था ना। तो कंपैरेटिव में हम लोग करते क्या थे, कंपैरेटिव में करंट ईयर को माइनस करते थे किससे, प्रीवियस। और एक कमाल की बात देख रहे हो, इन्होंने क्या करा है, हम लोग जब कंपैरेटिव का फॉर्मेट बनाते हैं तो पहले क्या लिखते थे, करंट, उसके बाद क्या लिखते थे। इन्होंने कोई छेड़खानी नहीं करी, इसको वैसी का वैसी रहने दी, ये प्रीवियस है और ये करंट है, यही होता है। अच्छा जी, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, और ये एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता है बेटा, करंट माइनस का प्रीवियस, और परसेंटेज कैसे आता है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाई। तो इस हिसाब से ये करंट माइनस प्रीवियस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 लाख आ जाएगा। और 4 लाख को डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर से, 4 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर से। तो 4 लाख को डिवाइड करेंगे 16 लाख से ना, इनटू का 100 कितना आ रहा है, तो ये आ गया जी 25%। उसके बाद यहाँ परसेंटेज दे रखा है और यहाँ पे देखो प्री करंट ईयर भी गायब है, एब्सोल्यूट चेंज, तो इससे ना परसेंटेज से एब्सोल्यूट चेंज मालूम कर सकते हैं हम। तो एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू का 25, यही है भाई। ठीक है, अगर मैंने 100 यहाँ लगाया ना बेटा, तो वहाँ 25 लिखूंगा, नहीं तो इसे हटा दूंगा। अगर मैं इसे हटा दूंगा तो वहाँ पे अपॉन में 100 आ जाएगा फिर। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। आओ जी 25, और प्रीवियस ईयर की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है सर, 8 लाख ना, ये 8 लाख है, एब्सोल्यूट चेंज है नहीं, मल्टीप्लाई बाई 100 है, और ये आ गया जी 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें सर पहले, तो एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू का 25 अपॉन 100 इंटू का 8 लाख, ऐसे ही है। तो कितना हो रहा है सर, 25 अट्ठे 2 लाख, 20 लाख हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 लाख, ओ सॉरी 25 अट्ठे और डबल ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा इसका, है ना। कितना आएगा ये, 2 लाख आ गया जी ये। अब 2 लाख जो है इसमें चेंज आया होगा करंट माइनस प्रीवियस, करंट ईयर माइनस का प्रीवियस इक्वल टू 2। तो प्रीवियस ईयर कितना है सर, 8 लाख माइनस ये 2 लाख, ये तो करंट आ गया, तो करंट ईयर कितना आएगा सर, यह आएगा सर 10 लाख। समझ में आ गई बात। अब आइए सर अदर एक्सपेंसेस पे। अदर एक्सपेंसेस ये माइनस में है, ये भी बड़ा ध्यान देने वाली बात है भाई। एब्सोल्यूट चेंज दे रखा है करंट माइनस प्रीवियस, अदर एक्सपेंसेस करंट ईयर का पता नहीं सर, प्रीवियस ईयर कितना है, 2 लाख है, एब्सोल्यूट चेंज कितना है सर, माइनस का कितना, 1 लाख, तो करंट ईयर यहाँ आएगा, तो करंट ईयर यहीं रहने देंगे, माइनस 2 लाख उधर जाएगा तो कितना हो गया, 3 लाख, है ना। माइनस को दो और प्लस, माइनस का, अच्छा 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 हाँ बेटा, ये माइनस का 1 लाख है, प्लस का 2 लाख है, तो आंसर कितना आया, 1 लाख, तो ये आ गया जी 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख को 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 50%, लेकिन कैसे आएगा, माइनस में आएगा। फिर इसी तरीके से 50% वाला करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना रहा होगा, 3 लाख। जब 50% है तो कितना रहा होगा, 3 लाख रहा होगा है ना। अच्छा दूसरी चीज़ ना, ये चीज़ हम ना ऐसे क्वेश्चन ना करके डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 25% 8 लाख का ही तो है, प्रीवियस ईयर पे ही तो सारे परसेंटेज निकले हुए हैं, तो ऐसे भी 2 लाख आ जाता हमारा। तो 3 6 इन दोनों का करें तो यहाँ पे कितना रहा होगा, ये रहा होगा सर 9 लाख। अच्छा जी, अब टैक्स के बारे में कह रहे हैं जी, टैक्स 30%, तो 6 लाख का 30% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया जी 1,80,000, 9 लाख का 3%,
2,70,000, 2,70,90, तो ये आया 50%। ठीक है जी। अब इसको भी माइनस कर लेते हैं, 9 लाख में से 270 गए, कितना बचा सर? 7 लाख। ये वाला है ना वैल्यू, 9 लाख है, ये 270, इसको माइनस करके तो लिखेंगे ये वाला। तो 9 में 2 के 7 और 7 में से 70, तो 6,30,000। अब 2 10 डिवाइडेड बाई 4 20, 50%। आ गया जी, समझ में आया? अरे आया ना। अब आओ जी 33। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखा है 1 लाख का, परचेजेस दे रखा है 360 का, कैरेज इनवर्ड है, ये भी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस है, इंक्लूडिंग वेजेस है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री भी। क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मैं आपको बताऊं तो पहले क्या करते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस का सीओजीएस। अब इस क्वेश्चन में देखो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्या कहीं पे, 10 लाख है। तो सर अगर मैं ये 10 लाख यहाँ पे रख भी दूंगा तो क्या सीओजीएस है हमारे पास? नहीं है सर। तो ये तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा ना, क्वेश्चन है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला, ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? सॉरी, सीओजीएस। अब सीओजीएस के फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मैं आपको लिख रहा हूँ, अभी करना नहीं। सीओजीएस क्या होता है? ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस का क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब मुझे बताइए, ओपनिंग, नेट परचेज, डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग में से बेटा ओपनिंग है, क्लोजिंग गायब है, चेक करो तो ज़रा। यहाँ पे ओपनिंग है, क्लोजिंग गायब है, लेकिन उसकी जगह पे क्या दे रखा है? एवरेज। तो इस क्वेश्चन में पता क्या बनेगा? सबसे पहले एक मिनट, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा एवरेज इन्वेंट्री से। किससे होगा? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस का क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। तो बेटा एवरेज की वैल्यू चेक करो, एवरेज की वैल्यू कितनी है? 80,000। तो यहाँ पे मैंने 80,000 लिख दिया जी, डिवाइड बाई 2 कर दिया। ओपनिंग की वैल्यू बताओ कितनी है? 60,000 रुपये ओपनिंग की वैल्यू है सर। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐसे रहने देते हैं, तो ये इधर आके 1,60,000 हो जाएगा, हाँ या ना? वो उधर से आके 60,000 यहाँ हो जाएगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रहेगा जी। तो वैल्यू कितनी आ गई है? 1,00,000 की आ गई जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो उठा के हम किस में डाल देंगे? सीओजीएस में। ठीक है जी। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे करा पेस्ट। बताइए साहब, ओपनिंग मेरे पास है ना, कितना है ओपनिंग? 60,000। नेट परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है, देखो सही से, परचेजेज है 3,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे ध्यान देना है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और यहाँ पे इंक्लूडिंग वेजेज जो है 60,000 ये है। तो एक तो 50,000 है डायरेक्ट, और एक कितना है? 60। सही है ना? ये 50 है कि नहीं है? किस चीज़ के लिए 50? कैरेज इनवर्ड के लिए, और वेजेस हो गया। ठीक है जी। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी माइनस करवा दो, बोलो। 1,00,000 रुपये माइनस कर देंगे तो 60। हाँ जी बताओ जरा, तो देख के सही से कैलकुलेट करना बस। 60,000, 360, 420 हो गए, 420 और 1,00,000 कितना हो गया जी? 5, हाँ 5,30,000 माइनस का 1,00,000 कितना हो गया? 4,30,000 सीओजीएस हो गया जी। अब आओ जी ग्रॉस प्रॉफिट पे, बताओ जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेरा पहला वाला क्वेश्चन जो था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था? 10,00,000। तो बेटा 10,00,000 में से सीओजीएस माइनस किया कितना? 4,30,000। कितना आएगा सर? 6,00,000। उसके बाद 5,70,000। ग्रॉस प्रॉफिट ये आ गया जी। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, फॉर्मूला याद है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में क्या होता था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता था, मल्टीप्लाई बाई 100। तो भैया ये आया जी 5,70,000 अपॉन में इनटू का, तो ये आया 57%। सही है ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें रिकवर हो गई इससे हमारी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? 6,00,000। टैक्स रेट कितना परसेंट है? 20%। अच्छा जी, इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 1,00,000,
नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की वैल्यू है 25। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अच्छा, तो ये देखो, इसके लिए ना हम लोगों ने एक चीज़ बनाया था, मैं आपको याद दिलाऊं। हम ना एक टेबल बनाते थे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से क्या माइनस करते थे? इंटरेस्ट। तो क्या आता था बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर क्या माइनस करते थे? टैक्स। तो क्या आ जाता था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसे करते थे। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है वो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है कितना? 6 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने लिख दिया जी यहाँ पे 6 लाख। उसके बाद उन्होंने दिया टैक्स है 20%। तो बेटा अगर ये 20% है तो इसका मतलब ये अपने आप में कितना परसेंट है? तो अगर मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा तो ये 6 लाख डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा सर? 80 करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अरे हाँ या ना भाई, ये जो है इसका 80% ही तो है। तो 6 लाख को डिवाइड किया 80 से, इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी बताओ जी? 20% टैक्स था, प्रॉफिट आफ्टर 6 लाख है, और 6 लाख को 8 8 सत्ते 56। ठीक है जी। और 4 बज गए, 8 पंजे 40। कितना है? 7 लाख 50 हज़ार। चेक करो, यही आ रहा है आपके हिसाब से? ये देखो ना, ये कट गया, 8 को डिवाइड करा तो 7 जार 8 7 जार 56 होता है। तो 4 बज गए, 40 हो गया। तो 3 जीरो यहाँ पे है और 1 जीरो यहाँ पे, तो 75 हो गया ना? सही सही है। तो कितना है बेटा? 7 लाख 50 हज़ार ये आया। सर क्वेश्चन ने क्या पूछा है अभी बताता हूँ आपको। देखो एक चीज़ और दिया है, प्रॉफिट आफ्टर दिया, और उसके बाद दिया डिबेंचर्स, और एक दिया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब है उसने ये भी दिया है। समझ में आई बात? देखो इधर ये दे रखा है, ये गिवन है, बस ये दे रखा था। बताओ यहाँ पे क्या डिफरेंस रहा होगा? 25% में नहीं, अमाउंट में बोलो। 2.5 लाख। अब इंटरेस्ट है अगर 2.5 लाख। क्वेश्चन पता क्या कमाल का पूछा उसने? बोला इंटरेस्ट का रेट बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है उसने। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकलता है? जितना भी डिबेंचर की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, हाँ या ना? रेट अपॉन 100 है ना? तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मेरे पास कितना है? वैल्यू है टोटल इंटरेस्ट 2.5 लाख का, है ना? और डिबेंचर की वैल्यू दे रखी है भाई साहब। डिबेंचर की वैल्यू है मेरे पास 25 लाख रुपए की। रेट का पता नहीं सर, वैसे भी पता कर सकते हो आप, अब तो बहुत आसान हो गया कि 25 लाख का 2.5 लाख कितना होता है? 10% होता है। तो लेकिन आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो इसको। तो ये आया जी 2.5 लाख, अपॉन में कितना आया? 25 लाख, मल्टीप्लाई में 100 आया, तो रेट आ जाएगा कितना परसेंट आया? सही है? 25 नहीं 10। क्या करवा रहे हो यार तुम? कितना परसेंट? 10% है ना? रेट आएगा। सही है बेटा ये? तो 10% आया जी, इसका भी हो गया क्वेश्चन। ये 33 भी समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आओ जी 34। 34 में 2 सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन। ऐसा हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब कैश फ्लो का बना रहे थे तो वहां पे किया था हमने ये। यहाँ पे पूछा गया कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इससे ऑपरेटिंग पता कीजिए। और फिर एक बार पूछा गया इन्वेस्टिंग। तो पहले इससे इतने से क्या मालूम चलेगा आपका? ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें ऐड करते हैं प्रपोज डिविडेंड, एंट्रीम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, और ट्रांसफर टू रिजर्व, है ना? तो अभी हमने देखा भी था, ये होता है कैश फ्लो में। पहले बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, एंट्रीम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, और उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर हम इसी में ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, और कोई करंट एसेट्स, कोई इनकम है तो माइनस करते हैं। करंट डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, प्लस माइनस होते हैं। और इसके बाद हमारा आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। सबसे पहले आप देखो, हमें चाहिए होता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है,
ये हमारा है करंट एसेट्स। ट्रेड पेबल क्या होता है बेटा? करंट लायबिलिटी। गुडविल क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स। और डिविडेंड दे रखा है प्रपोज्ड। प्रपोज्ड डिविडेंड में ये प्रीवियस ईयर का है और ये कौन सा है बेटा? करंट ईयर का है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन है और इसी से आपको बनाना है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं, तो डायरेक्ट बना लेते हैं। आओ जी, एक पेज ले लेते पहले। ऐसे सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ, या सीधा एक ही बार में निकाल देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक ही बार में निकाला। और यहाँ लिखते हैं बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आएगा बेटा? बताओ तो ज़रा, बोलो। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करंट ईयर माइनस, तो करंट ईयर कितना है बेटा? प्रीवियस ईयर कितना है? तो 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 लाख। कहाँ गया साहब? ये रहा। कैसे निकाला सर? करंट ईयर को माइनस किया हमने प्रीवियस ईयर से, और ये आया है 1 लाख रुपए। किस में आया बेटा? माइनस में। ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करते थे? प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करते हैं कौन से ईयर वाला? करंट ईयर का प्रोविजन क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का कितना है बेटा? 1,20,000। अच्छा जी। उसके बाद आओ, इसमें से कुछ और नहीं आएगा, नीचे प्रपोज डिविडेंड आता है बस। आता तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन इसमें है नहीं। प्रपोज डिविडेंड भी कौन सा लेते हैं बेटा? करंट ईयर का। ये भी कौन सा लिया हमने? करंट ईयर। तो प्रपोज डिविडेंड का करंट ईयर का वैल्यू कितने? 1,80,000। आइए साहब, ये भी आ गया। इसके बाद जो आंसर आएगा उससे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। कितना आ रहा है बेटा? ये 2 लाख रुपए पूरे। ठीक है। किसी तरीके का कोई लॉस वॉस तो मुझे दिख नहीं रहा, कोई डेप्रिसिएशन है नहीं। गुडविल का चेक कर लेते हैं, बस नॉन कैश आइटम है। करंट ईयर में 1.5 हुआ है, पहले 2 था गुडविल, तो वैल्यू कम हो गई है। तो इसे क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। क्या करते हैं अमोर्टाइजेशन को? प्लस। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना बेटा? 50,000 रुपये। ये प्लस किया और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा यहाँ से आंसर आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, बोलो, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कितना आ रहा है सर? ये आ गया साहब 2.5 लाख। अब इसमें प्लस और माइनस करते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को। तो बताओ, ये जो करंट एसेट्स है अपने पास, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है या घट रहा है? ये तो बढ़ गया, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल क्या हो रहा है बेटा? ये भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन, इंक्रीज इन ट्रेड, बताओ क्या नाम है? ट्रेड रिसीवेबल। तो ये तो करंट एसेट्स है और ये बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम इसको लेस करेंगे। कितना? तो 40,000 रुपये हमने लेस किया जी। समझ में आई बात? दूसरा बताइए इसके बाद क्या है? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन, कितना बढ़ रहा है? इसको क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 लाख, 2,60,000 हमारा आंसर आ गया। क्या है ये? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है।
ना, टैक्स है इसमें। हाँ हाँ, टैक्स भी तो है। तो इसे लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर क्या माइनस करेंगे बेटा इसमें से? टैक्स पेड कितना? प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स था वो माइनस होता है। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स था वो कितना था? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख को आप यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना आया बेटा? 1,60,000। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सही आ रहा है? चेक कर लेना ज़रा। चलो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड कौन सा लिया हमने? करंट लिया है? अरे यार, मैंने अभी बताया था इसको। हाँ था। प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेते हैं? प्रपोज डिविडेंड का प्रीवियस ईयर लेते हो बता के, और फिर जल्दबाजी में ना। बताओ बेटा कितना आएगा? ये प्रीवियस ईयर का था ना। यहाँ पे प्रीवियस ईयर वाला वैल्यू बताओ तो। 1,50,000। और बताओ, ये चेंज हो जाएगा, 1,70,000 आ जाएगा। अब बताओ तो, यहाँ पे कितना था मोटाइशन? 50,000 था ना। इसको ही बता दो ज़रा। 2,20,000 अभी ठीक है। 2,20,000 में से 40 घटा दो, 1,80। फिर प्लस 50 ऐड कर दो, कितना आया? 2,30,000। अब बताइए -1 किया तो कितना आया? अब देखो छोटा सा। ठीक है, चलो फटाफट इसका ऑपरेटिंग हो गया। इन्वेस्टिंग का पार्ट है, छोटा सा है। इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक इस मशीनरी अकाउंट आ रही है तो थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। दो ही चीज़, परचेज और सेल ही आएगी, और क्या आएगा? कैश। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दो चीज़ें आएंगी। अब आते हैं वर्किंग पे। तो वर्किंग में सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? एक मशीनरी अकाउंट बना देंगे। यहाँ आएगा जी मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी। और एक और बनाएंगे जिसको कहेंगे हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसका बीडी इस साइड आता है जी, और इस साइड आता है साहब बैलेंस सीडी। यहाँ पे आता है जी बाई बैलेंस बीडी, और इस साइड आता है बैलेंस सीडी है। कोई बात नहीं। बताओ जी, मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 20 लाख, और कितनी है? 28 लाख। देख के बताना इस बार यार, कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, 20 लाख और कितना है ये? 28 लाख। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना है? 4 लाख और 6,50,000। तो यहाँ आ गया जी 4 लाख, 4 लाख और 6,50,000। ठीक है जी। और इसके बाद है मशीनरी, जो कॉस्टिंग है 50,000 की, उसे बेचा हमने कितने में है? 40,000। 50,000 की चीज़ को हमने बेचा कितने में है? 40,000। तो 50 वाली चीज़ को आप 40 में बेच रहे हो, तो पहले यहाँ पे आओगे, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 50,000, बुक वैल्यू 40 है बेटा, सेल वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे लेस आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना रहा होगा? 10,000 रहा होगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है। अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹2.5 लाख वॉज सोल्ड एट लॉस। और एक मशीन जिसको हमने 2.5 लाख की खरीदी थी, उसे बेचा कितने में है? 20,000 के नुकसान पे बेचा है। तो इसमें तो एक तरीके से दो दो मशीनें बिक रही, क्यों? सही बात है। इसमें एक नहीं, दो दो मशीनें बिक रही हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो मशीन बिक नहीं रही है, ये इंश्योरेंस वाले ले गए।
क्यों, इसमें आग लग गया था, और इंश्योरेंस वाले कितने दे रहे हैं, 32। तो भाई इंश्योरेंस जो क्लेम आ रहा है ना, उसको सेल ही मानो आप, और क्या मानोगे, लेस इंश्योरेंस क्लेम कितने का आया, 32,000 का। तो कितना नुकसान हो गया बेटा, 8,000 का लॉस बाई फायर जो है यहाँ पे, ये पीएनएल अकाउंट में ये लॉस है, ये नुकसान है, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन पीएनएल अकाउंट में भी जाएगा ये नुकसान, और अकाउंट में तो दिखेगा ही, लॉस बाई फायर हुआ है हमारा, तो यहाँ पे नुकसान है, लॉस है, बस आप नुकसान को देखो, 8,000 ही हो गए। अच्छा एक मशीन और थी बेटा हमारे पास, उसकी भी कैलकुलेशन कर लेते पहले, बताओ उसका कॉस्ट दिया है क्या, कितना है बेटा, और क्या दिया उसके बारे में, सीधा लॉ वॉज सोल्ड एट लॉस, लॉस दे दिया और कुछ दिया ही नहीं, कि 2.5 लाख की चीज़ जो है लॉस है, बेटा इस पे भी तो डेप्रिसिएशन लगा होगा या नहीं लगा होगा, ये दिया नहीं हमें, कोई बात नहीं जी। तो यहाँ पे माइनस होता है एक्यूमुलेटेड, क्या माइनस करते हैं हम लोग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, है ना, फिर क्या आता, बुक वैल्यू, फिर लेस करते हम क्या, लॉस ऑन सेल, उसके बाद आएगा इस बार सेल वैल्यू, ऐसे आता है बेटा, क्यों, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। चलो अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चीज़ें थी इस अकाउंट में, क्या हुआ, सेल वैल्यू, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस वाला, पीएनएल अकाउंट का लॉस, बेचने वाला भी, और वो दोनों कवर कर लेंगे हम, ठीक है। पीएनएल अकाउंट में आप ऐसा समझ लिए, ये यहाँ टोटल लॉस आ जाएगा, ठीक है बेटा, और यहाँ पे आता है इस साल का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 3,50,000 का डेप्रिसिएशन। तो इससे ये मालूम चला, अगर मैं इसको टोटल कर लूँ, ये हटा दूँ, तो यहाँ का क्या आ जाएगा, यहाँ का मशीनरी आ जाता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, मशीनरी तो लिखते हैं, तो ये 4 3 कितना हुआ बेटा, 7,50,000, यहाँ भी क्या लिखा हमने, यहाँ पे क्या आया, ठीक है ये करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब ये 1 लाख जो गया है ना बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके यहाँ पे हम लोग दिखाते थे ऐसे करके, याद आ रहा है, जो यहाँ रहेगा वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, तो ये 1 लाख का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ भी आएगा जी। अच्छा लॉस दो दो बता दिया आपको, एक लॉस कितने का हुआ ये, और दूसरा लॉस ऑन सेल कितने का, क्वेश्चन ने बताया आपको, सोल्ड एट लॉस ऑफ 20,000, 20,000 का नुकसान यहाँ पे भी हुआ है। तो आओ जी, टोटल कितना हुआ, लॉस बोलो, 28,000 का टोटल लॉस हुआ, ठीक है। अब टोटल लॉस 28,000 का हो गया जी। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया था आपका, 1 लाख आया, जिसमें से 10,000 का डेप्रिसिएशन तो ये था, 1 ही लाख आया ना, हाँ। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन तो यहाँ इस वाली मशीन का था, तो बाकी डेप्रिसिएशन किसका है, बोलो बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। आओ जी, और ये भी हो गया जी, यहाँ पे आ जाओ, इसको सॉल्व कर ले। टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिन एसेट्स को बेचा गया, उन सब दोनों एसेट्स का मिला के 1 लाख था, उस 1 लाख में से 10,000 तो इसका था, तो बचा कितना, तो 90,000 रुपये डेप्रिसिएशन किसका है, इसका है, समझ में आ गई बात। 2.5 लाख में से 90 घटाएंगे तो 1,60, और 20,000 का लॉस, तो बेचा कितने में इसको, 1,40, तो दो सेल हुआ, एक सेल तो ये 1,40 का ये वाला, और एक सेल आपका कहाँ गया, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे आए 32,000, तो 1,40,000 प्लस 32,000, टोटल कितने पैसे आए, 1,72,000। तो ये बेटा बैंक में मैं यहाँ पे इंश्योरेंस प्लस सेल दोनों एक साथ ही लिख दे रहा हूँ, 1 लाख। अब इसको टोटल करके इधर का डिफरेंस निकाल लो, तो यहाँ पे ना आपका बैंक आ जाएगा, किस चीज़ का, परचेजेस का आ जाएगा। टोटल करो पहले इसको, तो क्रेडिट साइड का अगर मैं टोटल करूँ तो ये कितना आया बेटा,
31 लाख। तो यहाँ भी क्या लिखा मैंने, इसमें से 20 गया, कितना आया, 11 लाख। ठीक है जी। अब आ जाओ जी, परचेजेस के बारे में लिख दूं मैं यहाँ पे, परचेजेस ऑफ मशीनरी, बताओ कितने का, 11 लाख। और सेल ऑफ मशीनरी, इस सेल में मैंने ना इंक्लूडिंग इंश्योरेंस भी है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस भी, कितना हमारा आया था, 1,72,000। तो ये माइनस में है बेटा, ये प्लस में करो, 9,28,000 माइनस में। तो इसे क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश यूज्ड इन, सॉरी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन और हमारे क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखो, हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये और ये दोनों एक साथ लिखा, और लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। इंश्योरेंस कंपनी और ये लॉस, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक दोनों को एक साथ लिख दीजिए आप, वहाँ पे अलग अलग लिख के दिखा दीजिए, बैंक का इतना, इंश्योरेंस कंपनी इतना है। तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हमने अलग किया है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है जिस तरीके से बनाते हुए आ रहे थे वैसे ही बना लो, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए? ठीक है जी, तो ये हमारा पेपर ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्लास में ना नया पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक यू।